देश भर से आए हुए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ता बंधु भगिनी, मैं एक बार भारत माता की जय बोलूँगा। ज़रा सभी चाय पी है तो इसलिए उस गर्म जोशी के साथ भारत माता की जय का आना चाहिए। भारत माता की, हाँ जरा और जोर से लगा। भारत माता की, भारत माता की। मैं भी ऊपर बैठे बैठे ये देख रहा था कि ये बीच की कुर्सी खाली क्यों है। मैं बहुत देर तक सोचता रहा ये बीच की कुर्सी खाली क्यों है। तो ध्यान में आया, मेरी नज़र ऊपर गई, एक पंखा वहाँ है, एक पंखा यहाँ है। इसका मतलब हवा का कितनी आवश्यकता और आकर्षण है कि व्यक्ति कुर्सी का भी इधर उधर कर देता है। देखो आगे की कुर्सी पर हर कोई आना चाहता है, वो पीछे चले गए। यही पर्यावरण है कि पर्यावरण की आवश्यकता इस प्रकार की होती है। और इसलिए जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, इसलिए मैं मेरा फोकस पर्यावरण पर ही रखूंगा। और पर्यावरण एक ऐसा विषय है तो मैं इसको 4 भागों में आपके सामने रखने वाला हूं। पहला, इसका इतिहास क्या है, हमको वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। दूसरा, वर्तमान क्या है। और तीसरा, भविष्य क्या है। और चौथा, हमारी भूमिका क्या है। तो ये जो अंतिम वाला विषय आएगा वो हम सबसे संबंधित होगा। ये पहली 3 बातें तो हम सब की मानसिकता को उस दिशा में ले जाने के लिए है कि ये क्यों। तो शुरुआत मैं भारत माता की जय से ही करता हूं कि अभी हमने भारत माता की जय बोली और जय इतनी जोर से बोली कि कहीं भारत माता की आत्मा आज ऊपर नीचे कहीं होगी तो उसको भी सुनाई दे दे कि मेरे पुत्र आज इतने जागरूक हैं कि इतनी जोर से जय लगाने मेरी। लेकिन क्या कभी जय के पीछे हमने ये विचार किया है कि हम कौन सी भारत माता की जय बोल रहे हैं। वो कौन सी भारत माता है जिसको हम सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम कह के कहते हैं। क्या आज वो भारत माता है? क्या उस भारत माता की हम बात कर रहे हैं कि जिस भारत माता पर दूध दही की नदियां बहती थी, आज क्या नदियों में पानी बहता है? क्या हम उस भारत माता की बात करते हैं कि जिस भारत माता के अंदर ये गाया जाता हो, गंगा तेरा पानी अमृत। क्या आज गंगा में पानी अमृत की तरह बह रहा है, यमुना में बह रहा है, नदियों में बह रहा है क्या? तो हम कौन सी भारत माता की बात करते हैं? और इसलिए जब भारत माता की जय बोलने के समय हमको ये विचार करना पड़ेगा कि उस भारत माता को प्रदूषित करने का काम आखिर तो क्यों हुआ, इस इतिहास में जाना पड़ेगा। और इसलिए अगर विचार करते हैं तो लाखों वर्ष का इस जब से सृष्टि बनी होगी तब से लेकर लाखों वर्षों के इतिहास में पर्यावरण के बारे में तो इतनी चिंता नहीं हुई। क्यों ये 200 और 250 साल के पहले से लेकर अभी तक हम पर्यावरण के बारे में यहां तक स्थिति पहुंच जाती है कि पूरे विश्व के सभी देश मिलकर COP25 यानी 2020 के अंदर इस बात पर चिंता व्यक्त करते हैं कि पर्यावरण के प्रदूषण को हमने यहां तक प्रदूषित कर दिया है कि अगर अभी नहीं रोका गया तो आगे आने वाले दिनों में हम यू टर्न नहीं कर सकते, हमको मौत के मुंह में जाना ही पड़ेगा। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूं जो आज के वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। आपको पता है, अगर अंग्रेजी में हम सब लोग समझ सकते हैं, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, मतलब पतन, प्रलय जिसको बोल सकते हैं। और हमें जानकारी होना चाहिए अब तक 5 प्रलय आ चुकी हैं और 6वीं प्रलय जिसमें हम चल रहे हैं वो शुरू हो गई है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात हम सबको समझने की है कि अब तक की जो 5 प्रलय आई थी उनका कोई कारण था प्राकृतिक आपदा, कोई वायरस, किसी भूकंप आ गया। तो अब तक 5 के अलग अलग कारण प्राकृतिक थे।
लेकिन ये छठवां एक्सटेंशन प्रारंभ हुआ है, ये प्रलय का काम चालू हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। आप समझ गए होगे कौन है? इस प्रलय का कारण इस बार इंसान बन रहा है, और इंसान ने अपने, और हम तो उपभोक्ता हैं, हम अपने उपभोक्तावादी जो हमारी जीवन शैली है, उस जीवन शैली के कारण हमने अपनी इस भारत माता को नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियों को खत्म करने की शुरुआत कर दी है। मैं डराने धमकाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको यथार्थ बता रहा हूं। आपको डर जरूर लगेगा, क्योंकि इसके बिना हम कुछ करेंगे भी नहीं, लेकिन ये यथार्थ है, सत्य है, वही बात है। और इसलिए ये विचार करने की आवश्यकता है कि ये इंसान जो पूरी प्रकृति के अंदर, आपको ये भी बड़ी जानकर हैरानी होगी कि ये पूरी प्रकृति को हम अगर 5 जैसे गिने, जल, जमीन, जंगल, जानवर और जन, तो इस पूरी सृष्टि में या तो जल है, या जमीन है, या जानवर है, या जंगल है, या जन है। तो जो इंसान नाम का ये जन है, इस पूरी प्रकृति में केवल और केवल 0.01% है। 99.9% यानी 99.99% पूरी सृष्टि है, लेकिन ये 0.01% इंसान के कारण ये पूरी सृष्टि प्रलय की ओर जा रही है। और इसलिए अगर सृष्टि को बचाना है तो हमें इस इंसान की मानसिकता को परिवर्तन करना पड़ेगा, उसकी जीवन शैली में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और इसलिए जब इतिहास में जाएंगे तो जहां पर इस प्रकार के वेदों की ऋचाएं बोली जाती हो, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, जहां पर इस प्रकार की ऋचाएं बोली जाती हो, दश कूपे समोवापी, आप सोच सकते हैं मत्स्य पुराण में यह आया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है, 10 तालाब के बराबर एक पुत्र होता है, और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। क्या कभी इस बात की कल्पना की हम लोगों ने कि यहां प्रकृति का क्या स्थान था कि 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ जिसकी पूजा करते थे, वो प्रकृति पूजक देश, उस देश के लोग आज पर्यावरण के प्रदूषण के उसमें कहां तक चले गए, इसकी कल्पना करिए। और इसलिए जब हम इतिहास के इस बात में आते हैं तो लाखों वर्ष से तो कोई प्रदूषण नहीं था, लाखों वर्ष से तो कोई कचरे की प्रॉब्लम नहीं थी, लाखों वर्ष से पेड़ पौधों की कोई गड़बड़ नहीं थी, नदियों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये क्या हुआ, इस बात के हमको विचार में जाना पड़ेगा कि 250-300 साल पहले जो एक विशेष प्रकार की क्रांति, जिसको विकास की एक अवधारणा या विकास की एक धारा में हम जा सकते हैं, वो विकास की कौन सी धारा थी? तो इस देश में औद्योगिक क्रांति आई टेक्नोलॉजी के कारण। और इसलिए जब तकनीकी आ गई तो तकनीकी के कारण औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई, उद्योग शुरू हो गए। उद्योग शुरू हुए तो इसका मतलब उसका प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, प्रोडक्शन बढ़ने लग गया तो उसका कंजम्पशन कहाँ करें, और इसलिए कंज्यूमरिज्म शुरुआत कर दिया कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की इच्छा पर कोई सामान नहीं होता है, तो जो कंपनी तय करती है उसके आधार पर आपको खरीदना पड़ेगा, और खरीदना शुरू कर भी दिया। और उन्होंने क्या किया, इस उपभोक्ता, और इसलिए जो ग्राहक था, जो लाखों वर्ष से एक ग्राहक जो ग्रहण करने वाला था, और ग्रहण करने का मतलब शोषण नहीं दोहन की बात करने वाला था, मतलब वो ग्राहक जो सर्वे भवन्तु सुखने की बात करके अपने उपभोग के लिए जितनी आवश्यकता होती है उसी को हमने धर्म अर्थ काम मोक्ष बोल दिया, कि हम अपने काम और अर्थ इन दोनों का धर्माधारित उपयोग करेंगे, उसको भूल गया। और इसलिए जब ये औद्योगिक क्रांति होती है तो इस व्यक्ति की जीवन शैली में परिवर्तन शुरू होता है। और आपको बड़ी मजेदारी वाली बात लगेगी कि जीवन शैली कैसी हो गई कि अगर मुझे एक चीज चाहिए तो 2 चीजें और खरीद लो। और इसलिए जो अभी वो बहन जी बोल रही थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने सच बोला कि हम उपभोक्तावादी कंज्यूमरिज्म बाद में फंस गए, और ये कंज्यूमरिज्म बाद का जो विकास का एक पथ चालू हो गया,
उसमें हम कौन से विकास की ओर बढ़ गए? आप कल्पना करिए, आजादी के 75 साल में हमारा कौन सा विकास है, जरा देखिए। क्या ऐसा विकास है कि जहां पर हॉस्पिटल की संख्या बढ़ रही हो, या ऐसा विकास है जहां पागल खानों की संख्या बढ़ रही हो, या ऐसा विकास है कि जहां 5 मरीजों में से 3 मरीज पर्यावरण के कारण, जल अशुद्धि और वायु अशुद्धि के कारण वहां पर पड़े हुए हों? ये कौन सा विकास है? ये कौन सा विकास है कि जहां श्वास लेने के लिए तड़पना पड़ रहा हो, तरसना पड़ रहा हो, जहां एक एक खाने के लिए, शुद्ध खाने के लिए व्यक्ति सोचता है कि क्या मैं खाने में जहर ले रहा हूं, एक एक पीने के पानी के घूंट में हमको विचार करना पड़ता है कि आरओ का पानी है कि नहीं, और आरओ में भी कोई बढ़िया आरओ। आजकल तो मैंने पता चला कि एक 3 लाख रुपए का आरओ आया है जिसमें 7 प्रकार का पानी निकलता है। कहां जा रहे हैं हम? एक मुंह धोने के लिए ब्यूटी वाटर निकलता है उसमें से, 3 लाख रुपए के उसमें से। आप सोचिए, पीने के लिए अलग, पता नहीं क्या क्या। कंज्यूमरिज्म के उस रास्ते पर चलकर हम विकास की इस प्रक्रिया से विनाश की तरफ बढ़ गए। और आज जब विकास की 4 क्रांतियां हमने पार कर ली, तो 5वीं क्रांति में हमको लग रहा है कि हम कहां जा रहे हैं। 4 क्रांतियां कौन सी हमको पता ही होगा। औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ? अन्न की कमी आ गई, तो हरित क्रांति आ गई, हरित के बाद श्वेत क्रांति आ गई, श्वेत के बाद ये मोबाइल क्रांति आ गई, और मोबाइल क्रांति के बाद डिजिटल क्रांति आ गई, और अब कौन सी आ गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो सोचेंगे वही हो जाएगा। हम बताइए, विकास के कौन से उसके अंदर जा रहे हैं कि जहां पर व्यक्ति 4 क्राइसिस में फंस गया है। वो 4 क्राइसिस हमको विचार करना पड़ेगा, तब हम उस पर आएंगे। और इसलिए जब एक ग्राहक को उपभोक्ता बना दिया, मतलब उसको कंज्यूमर बना दिया का मतलब वो उपभोग करने के लिए ही है। इसके अंदर सभी प्रकार की विचारधाराओं का भी इसमें है कि ये पूरी सृष्टि और सुख सुविधा के जितने साधन हैं, ये भगवान ने हम मेरे लिए बनाई हैं, और इसलिए हम उसका यूज करें, मिस यूज करें, ओवर यूज करें, ये हमारे लिए भगवान ने दिया हुआ है ना। तो जो व्यक्ति प्रकृति का पूजक हो, जो व्यक्ति केवल मैं और आप नहीं, केवल एक छोटी सी चींटी, और चींटी के प्रति देखने का दृष्टिकोण भी क्या था, आप कल्पना कर सकते हैं। उस संस्कृति के हम वाहक, कि जिस संस्कृति में कबीरदास जी लिखते हैं कि चींटी के पैर में घुंघरू बांधकर यदि चलती है तो उस घुंघरू की आवाज भी मेरा भगवान सुनता है, मैं उस भगवान का वो हूं। आप सोचिए, क्या उस चींटी को अपना इतना मानते हो कि आज एक घर की कोई भी माँ, कोई भी दादी सवेरे सवेरे दाना, आटा और चीनी मिलाकर उस चींटी को डालती है। चींटी से आपका क्या रिलेशन है, मेरे को बता दीजिए जरा। और चींटी हमारे किसी काम आती हो तो भी बता दीजिए। मैंने तो बहुत जगह पूछ लिया, वो डालने वालों से भी पूछा कि माता जी, दादी जी बताओ, ये चींटी को दाना क्यों डाल? नहीं नहीं, वो तो, अरे ये कौन सा वो है भाई। लेकिन जिसमें प्रकृति को इस प्रकार से अपना रिलेशनशिप मानते थे, वहां पर आज ये समाज 4 प्रकार के क्राइसिस से गुजर रहा है। पहला क्राइसिस है, हमको ध्यान में रखना, क्राइसिस ऑफ ऑथेंटिसिटी। मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा। वर्तमान में हम क्राइसिस ऑफ ऑथेंटिसिटी से गुजर रहे हैं, हम क्राइसिस ऑफ ऑनरशिप से गुजर रहे हैं, हम क्राइसिस ऑफ रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, और क्राइसिस ऑफ एक और है। ऐसे हम 4 क्राइसिस से गुजर रहे हैं। आप विचार करिए कि इसको आज देश में स्थापित करने का मतलब विकास की तरफ आगे बढ़ना है। और इसलिए जब हम पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, यहाँ बैठे हुए लोगों से शायद मेरी बात थोड़ी सीरियस हो गई होगी क्योंकि इतिहास का विषय था। अब हम वर्तमान में आते हैं। वर्तमान में मैं सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, जरा कृपया हाथ उठा के बताइएगा, किसी ने भगवान को देखा है क्या? कोई नहीं है। दो साक्षात्कारी हैं हमारे अंदर। और मैं यदि कहूँ, चलो दूसरी बात, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं, किसी ने भूत देखा है क्या? भूत का मतलब समझ गया ना, मेरी बात समझ में आ रही है? भूत यानी घोस्ट। घोस्ट देखा है क्या? नहीं देखा है, एक ने देखा है। चलो कुछ तो है। और अगर मैं इन दोनों के लिए कहूं
कि दोनों को आपने देखा है, देखते हो, देख रहे हो इस समय भी। और तो और मैं और ज़्यादा खतरे वाली बात कहूँ तो ये भूत जिसके बारे में बोला है, ये हमारे घर में इस समय है, और हो सकता है अभी कुछ लोगों के पास में भी होगा, किसी की जेब में ही रखा होगा वो भूत। अब आप कहोगे ये क्या पता कि आस पड़ोस में देखना शुरू नहीं करना, लेकिन क्या है ये। और इसलिए जब हमारी दृष्टि बदल जाती है तो सृष्टि भी बदल जाती है। हमें विचार करना होगा कि जिस संस्कृति में पंच महाभूत को भगवान माना है, जहां पर आकाश, पृथ्वी, पंच तत्व को भगवान माना है, आप सोचिए कि उस बस तो हमको ये विचार करना पड़ेगा कि पंच महाभूत भगवान नहीं है। जल देवता नहीं माना हमने, सूर्य को भगवान नहीं माना, हवा को भगवान नहीं माना, प्राण को वायु नहीं माना। और इसलिए क्या ये भगवान हम लोगों में से किसी ने देखा नहीं? देखा है ना? हाँ बोलिए। तो भगवान देखा है, लेकिन भगवान को भगवान की तरह हम भूल गए, और इसलिए हम पूजते तो हैं लेकिन पूजते समय इस बात को भूल जाते हैं। और इसलिए वर्तमान में जब भगवान को हमने भगवान मानना खत्म कर दिया, और ये भूत क्या है, तो भूत मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि वो भूत अभी हो सकता है हमारे आसपास में हो, हमारे पास हो, या अपने घर में तो पक्का है। और यदि इस भूत का आपने ठीक से इंतजाम नहीं किया तो आपको क्या होगा वो बताऊंगा, तो आप टेंशन में आ जाएंगे। थोड़ा विषय भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये पक्की बात है। केवल एक बात पूछता हूं, अपने में से ऐसे कौन है जो नरक में जाना चाहते हैं? आप कहोगे ये कोई प्रश्न थोड़ी होता है, नरक में कौन जाएगा? कोई इसलिए थोड़ी ना सब काम कर रहे हैं, हम तो स्वर्ग के लिए ही बात कर रहे हैं। हर कोई स्वर्ग में जाना चाहता है, लेकिन उस भूत को यदि मिसमैनेज किया आपने तो आपको नरक में जाना पड़ेगा ही। और अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप सब कहेंगे कि हम तो नरक जाएंगे। मैं नहीं बोलने वाला, आप ही बोलेंगे। क्या तैयार हो इसके लिए? कोई हानि बढ़ रहा है, इसलिए ये बात रहने दी जाए, नहीं तो नरक में चले जाएंगे हम सब लोग। लेकिन पर्यावरण के विषय में मैं ज़रा समझाना चाहता हूँ कि वर्तमान की स्थिति क्या है। उसको मैं 5-7 मिनट में आपके सामने रखने के बाद हमें क्या करना है, उसके लिए मैं एक वीडियो आपके सामने दिखाऊंगा, और वीडियो देखने के बाद फिर हमें क्या करना है उस पर आते हैं। मैं केवल एक बात बताता हूँ, हम जो प्लास्टिक की बोतल लेते हैं ना पीने के पानी, मैं कुछ जानकारियाँ, क्या आप जानते हैं इस बात के बताना चाहता हूँ। जो छोटी से बड़ी हम प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं, ये अपने देश में 1 मिनट में कितनी निकलती हैं, कोई बता सकता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 मिनट में भारत में ये छोटी से बड़ी ये बिसलरी की जो भी बोतल होती है प्लास्टिक की, ये 10 लाख बोतल प्रति मिनट निकलती है। और मैं आपको सीपीसीबी के डाटा के अनुसार बता देना चाहता हूं कि उसमें से 60% बोतल इकट्ठी करके रिसाइकलर्स के पास चले जाती हैं। 40% बोतल तो ज़मीन पर पड़ी रहती है, जो साल 2 साल नहीं, 100-200 साल नहीं, 400-500 साल तक इस ज़मीन में, घर के इस ज़मीन को ख़त्म कर देती है। क्या कभी हमने विचार किया कि इस बोतल का क्या करना? बोतल का यूज़ करना बताइए, इसके लिए वो नहीं है। लेकिन हमें विचार करना पड़ेगा कि इस देश में एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में ये पाया गया कि अपने घर और दुकान और ऑफिस, इसमें ये जलने वाली जो बिजली है ये अनावश्यक और आवश्यकता से अधिक, मतलब ओवर यूज और मिसयूज इस बिजली का कितना होता है? 30% मिसयूज और ओवर यूज हो जाता है, जो हमारी आवश्यकता से अधिक होती है। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस 1 यूनिट बिजली को बनने के लिए 875 ग्राम कोयले की जरूरत होती है। मैं इसको एक्शन बाद में बताऊंगा, पहले मैं इम्पैक्ट बता देता हूं। और 875 ग्राम मतलब लगभग 1 किलो कोयला। मान लो अगर एक घर में जहां 4, 5, 6 यानी 2 कमरे 3 कमरे भी होंगे, अगर वहां पर इस ओवर यूज और मिस यूज बिजली को बचाना शुरू कर दिया, 1 सप्ताह में 1 यूनिट बिजली हम बचा सकते हैं। और उस 1 यूनिट बिजली का मतलब होता है इस देश में 3,500 करोड़ टन, ध्यान से सुन लेना जी, 3,500 मैट्रिक टन, नॉट करोड़, मैट्रिक टन कोयला हमने जलने से बचा दिया। इतने यूनिट बिजली। क्या हम
ये अनावश्यक जलने वाली बिजली के बारे में विचार कर सकते हैं कि एक कोयला बनने में कितना साल लगता है। तो कोयला बनने में 50,000 से 1,00,000 वर्ष लगते हैं, और जलने में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 घंटा लगेगा। क्या कभी ध्यान में आया इस प्रकृति को भगवान मानने वाले हम, सूर्य को देवता मानने वाले हम, कोयले को इस प्रकार से वो कर रहे हैं? ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, क्या कभी आपको पता है कि जो हम दिन में सवेरे से शाम तक जितने केमिकल यूज करते हैं, ये बड़े मजेदार है, ये पूरा हमारे कंज्यूमरिज्म से संबंधित है। वैसे सभी है, आपको पता है सवेरे से शाम तक कितने प्रकार के केमिकल यूज करते हैं। तो हम शैम्पू, टूथब्रश से मतलब ये हैंड वॉश, फ्लोर वॉश क्या बोलते हैं, टॉयलेट क्लीनर, इस प्रकार के 15 से 20 प्रकार के केमिकल। और तो और आजकल देखो कंज्यूमरिज्म की हद हो गई। पहले क्या होता था, तो हम पुराने ज़माने में तो नहीं जाते हैं, मुल्तानी मिट्टी ये वो, चलो उसको तो छोड़ दो, लेकिन उसके पहले तक साबुन होता था। लेकिन अब क्या हो गया, हैंड वॉश, फेस वॉश, अच्छा फेस वॉश के बाद हेयर वॉश, हेयर वॉश के बाद फीमेल के लिए अलग, मेल के लिए अलग, ये क्या, और रात को अलग वॉश, सवेरे अलग वॉश, दोपहर में अलग वॉश। दिस इज कंज्यूमरिज्म, कि आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते, आप वहां पर जो आ रहा है उसके अनुसार आपको अपनी इच्छाएं लाइन अप करनी पड़ती है। यही कंज्यूमरिज्म है, यही उपभोक्तावादी है। लेकिन हम ग्राहक बनकर क्या कभी इस बात का विचार कर सकते हैं कि हम लग्जरी की बात छोड़कर अपनी नेसेसिटी की तरफ आ सकते हैं क्या? एक तरफ लग्जरी है कि जहां एक के बाद, दो के बाद, तीन के बाद, मैं किसी एक घर में गया, वहां पर जूतों की इतनी बड़ी लंबी लाइन थी कि वो अगर साल भर पहने तो भी 2 बार 3 बार नंबर आता है, रखा हुआ है। और बहुत सारे तो उन्होंने एक बार पहनने के बाद यूज ही नहीं किया। क्या है ये? और इसलिए जो बहन जी बोल रही थी वो सही बात है कि क्या हम ग्राहक बने रहने के लिए जो ये जागरूकता का अभियान ग्राहक पंचायत के द्वारा लिया, मैं इसको अभिनंदनीय मानता हूं कि उन्होंने एक आयाम पर्यावरण और उपभोक्ता और ग्राहक में कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि हमको अपनी आदतों को उसके अनुरूप बदलना है। और इसलिए वर्तमान स्थिति में हम कहाँ तक पहुँच गए हैं इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ जानकारी मैंने आपको जो दी, हमको पता होना चाहिए कि हम आधा गिलास पानी यदि झूठा छोड़कर नाली में बहाते हैं उसका क्या इम्पैक्ट आता है, अभी हम एक उसमें देखेंगे। और दूसरा, हम जहाँ से हमको ऑक्सीजन मिलती है, हमको श्वास मिलता है, वो श्वास किससे मिलता है? कोई बता सकता है श्वास किससे मिलता है? ये लो, हमको जो हवा मिलती है कहाँ से मिलती है? प्रकृति से। प्रकृति में कहाँ से आती है? पेड़ों से। लेकिन पेड़ों की स्थिति क्या कर दी? तो आप सोचिए, वो डाटा बताने के बाद मैं उधर उनको बताऊंगा कि वो जरा वीडियो चलाने के लिए तैयार रहें। भाई साहब वीडियो को बता देना, है ना, वो 5 सेकंड वाला। तो आप देखिए कि यहाँ पर अगर इस प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना है तो प्रति व्यक्ति 422 पेड़ चाहिए, लेकिन भारत में केवल और केवल 28 पेड़ प्रति व्यक्ति हैं। आप देखिए 422 ट्रीज पर हेड पर कैपिटा इन इंडिया नहीं पूरे विश्व में WHO नॉर्म्स के हिसाब से, लेकिन अभी 28 पेड़ प्रति व्यक्ति हैं भारत में। 20 गुना ज़्यादा पेड़ होने चाहिए, लेकिन है इतना। अब आप सोचिए, जब पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? पेड़ नहीं हुए तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएंगी? तो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेंगी, तो ओजोन की परत गड़बड़ होगी, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो क्लाइमेट चेंज होगा, फिर ये हाहाकार होगा। 40 दिन हमारा क्लाइमेट बदल गया है, बरसात जब होनी चाहिए गर्मी पड़ रही है, गर्मी की जगह। और हर कोई कहता है अब तक ऐसी गर्मी नहीं देखी, कोई कहता है अब तक ऐसी बरसात नहीं। अभी तो क्या देखना है, शुरुआत है। और इसलिए ये विचार करना पड़ेगा कि यदि अपनी प्रकृति में से 5 सेकंड इस ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, 5 सेकंड का मतलब 2 चुटकी के बराबर, तो क्या होगा इसकी कल्पना कर लीजिए। मेरे को जरा ज़्यादा समझाने की बजाय जरा आप साइंटिफिकली इस वीडियो को देखेंगे तो ठीक रहेगा कि 5 सेकंड इस वातावरण में, और हम उस ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि 422 पेड़ की जगह आज 28 पेड़ पर तो आ गए। तो आप कृपया देखिएगा, 1 मिनट 2 मिनट की ये वीडियो है, प्लीज।
हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, अक्सर हमें कहा जाता है कि पेड़ पौधे लगाओ, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। मैं यकीन से कह रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑक्सीजन की असली अहमियत पता चलेगी। और आप में से ज्यादातर लोग ये बात सोच रहे होंगे कि 5 सेकंड में तो क्या होगा, सांस रोक लेंगे। 5 सेकंड भाई कौन सी बड़ी बात है ना? दोस्तों, हम आपको बता दें, पलक झपकते ही ताजमहल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कुतुब मीनार समेत दुनिया की एक एक इमारत चकनाचूर हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लगभग हर इमारत कंक्रीट से बनती है और कंक्रीट के कणों यानी पार्टिकल्स को इकट्ठा ऑक्सीजन ही रखता है। बिना ऑक्सीजन के कंक्रीट सिर्फ धूल है। इन 5 सेकंड्स में ही आपकी चमड़ी एकदम जल जाएगी। दरअसल सूर्य की किरणों के साथ बहुत डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज भी आती हैं, जो हमारी चमड़ी के लिए बहुत घातक है। ओजोन लेयर ही इन अल्ट्रावायलेट रेज को हमारी चमड़ी को जलाने से रोकता है। ओजोन लेयर ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल से ही बनती है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो हम पापड़ की तरह सिक जाएंगे। यकीन मानिए, इन 5 सेकंड्स में ही हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। ऑक्सीजन खोने का मतलब हमारे आसपास के एयर प्रेशर का 21% कम होना है। हवा के दबाव में अचानक से बदलाव होगा जो हमारा कान अडेप्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हम हमेशा के लिए सुनने की क्षमता को खो देंगे। इन्हीं 5 सेकंड्स में धरती की सरफेस यानी सतह टूटकर चकनाचूर हो जाएगी। आपके पैरों के नीचे जो जमीन है वो टूटना चालू हो जाएगी और वो तब तक टूटेगी जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए और आप धरती में समा जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पृथ्वी की जो सतह है वो 45% ऑक्सीजन से बनी है। जी हाँ, 45%। और ऑक्सीजन ही इसके पार्टिकल्स को जोड़ कर रखता है। ऑक्सीजन के गायब हो जाने से ये जोड़ छूट जाएगा और पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। और इन्हीं 5 सेकंड्स में सारी नॉन इलेक्ट्रिक गाड़ियां बंद हो जाएंगी और सारे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स जमीन पर आ गिरेंगे। आपको पता है, आग जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और इंजन चलने के लिए कंबशन प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन ना होने पर कंबशन नहीं होगा और सारे इंजन बंद हो जाएंगे। इन 5 सेकंड्स में ओशन जैसे सभी जल संसाधन गैस में बदल जाएंगे, क्योंकि पानी जो होता है वो 2 एलिमेंट से बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा तो केवल बचेगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, तो ये जल्द ही पृथ्वी से निकलकर स्पेस में चला जाएगा। दिन में भी पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऑक्सीजन सूर्य की किरणों को फैलाने में मदद करती है, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो रोशनी नहीं फैलेगी और पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। आप सोच रहे होंगे 5 सेकंड्स के बाद क्या होगा? तो दोस्तों, 5 सेकंड्स के बाद जो होगा उसको देखने के लिए आप जिंदा नहीं बच सकते। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका शरीर 70% पानी से बना होता है, और जैसा कि आपको पता है ऑक्सीजन के बिना पानी असंभव है, तो हमारे सारे सेल्स विस्फोट हो जाएंगे। सोचिए, सिर्फ 5 सेकंड्स ऑक्सीजन ना होने पर इस दुनिया का क्या होगा। अब समझ आया होगा कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें ऑक्सीजन की वैल्यू। तो हमको नेक्स्ट वाली कर दीजिए। हाँ, उसके लिए तो बना ही सकते हैं। अब विचार करना पड़ेगा कि इस प्रकृति के प्रति हमारे देखने का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। केवल 5 सेकंड की ऑक्सीजन नहीं होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे, पक्षी नहीं होंगे, उनके घर नहीं होंगे, पॉलिनेशन नहीं मतलब होगा, है कि जब भी अन्न कोई नहीं होगा। तो ये है। अब हम आते पानी की तरफ, ठीक है ना? तो अब पानी के बारे में, हमारे पानी की कीमत कितनी है ये विचार देखिए ज़रा। इस 1 मिनट 2-1.5 मिनट की वीडियो में हमको ये भी ध्यान में आ जाएगा। घर में आता है या हमारे ऑफिस में आता है या हमारे व्यापारिक संस्थान में आता है, हम उसे जो है पानी परोस करके गिलास में देते हैं। कभी आपने गौर किया कि वो व्यक्ति कभी 1 घुट पानी पीता है, कभी आधा गिलास पानी पीता है, और कभी जो है आवश्यकता ना होने पर भी पूरा पानी पी जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि 1 घुट पानी आदमी पीकर छोड़ देता है, तो केवल बचे हुए पानी की बर्बादी नहीं है, उस पानी को शुद्ध करने में हमारे जो आरओ है उसने कितना पानी बर्बाद किया है। बाकी वो गिलास उठ करके वापस से सिंक में जाता है और फिर से उसकी धुलाई में कितना पानी खर्च होता है। और साथ में जो व्यक्ति प्यास ना होने पर भी पानी को पी जाता है क्योंकि उसके शरीर की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद शरीर जो है मूत्र के रूप में उस पानी को निकाल देता है। उसके बाद फ्लश करना, हाथ धोना इत्यादि, यदि हम सबको जोड़ें तो आपको जान के हैरानी होगी कि यदि
हमारे देश में हम कुल परिवारों की संख्या देखें, व्यापारिक संस्थानों की संख्या देखें, तो लगभग 30 करोड़ जगह ये काम यदि एक बार भी दिन में होता हो तो ये आंकड़ा 300 करोड़ लीटर पीने योग्य पानी की बर्बादी का बैठता है। तो भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेहमान नवाजी का तरीका बदलें। यानी कि जिस तरह आप किसी को खाने पे बुलाते हैं और डाइनिंग टेबल पे आप सब्जी का, दाल का, सलाद का आप बाउल रख के उसके सामने खाली प्लेट रख करके जो है उसको स्वतंत्र छोड़ते हैं कि वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है कितनी मात्रा में खाना है, कौन सी चीज़ खानी, आप स्वतंत्र छोड़ते हैं। और आपसे एक बात पूछता हूँ, यदि वो व्यक्ति जो है आधी कटोरी सब्जी, आधी कटोरी दाल और थोड़ी सी रोटी अपनी प्लेट में छोड़ करके उड़ जाता है तो आपको कितना बुरा लगता है? केवल इसलिए कि थोड़ी मेहनत आपकी लगी है, थोड़ा पैसा आपका लगा है। लेकिन पानी को लेकर के लिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जब कोई व्यक्ति एक घुट पानी पी करके बाकी पानी को छोड़ करके टेबल से उड़ जाता है तो ना उसको बुरा लगता है ना आपको बुरा लगता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम पानी के लिए पे नहीं कर रहे हैं, आज हम पानी के लिए तरस नहीं रहे हैं, तो इसलिए पानी की बर्बादी हमें दुख नहीं दे रही है। लेकिन सचेत करना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब बूंद बूंद पानी के लिए हम लोग तरसेंगे। तो अतिथि सत्कार यानी कि मेहमान नवाजी का तरीका बदलें, पानी की बंद बोतल और साथ में गिलास अतिथि के सामने रखें और उसको अपनी इच्छा अनुसार पानी की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, उसके लिए स्वतंत्र छोड़ें। भाइयों, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आखिर कब तक सरकारों को कोसते रहेंगे? कौन सा सामाजिक संगठन हमारी मदद कर पाएगा? इस स्थिति को हमने ही पैदा किया है और हमारे खुद के प्रयास ही हमें इस संकट से बाहर लेकर के आएंगे। अब तो सुधरो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियां पानी। तो हमको ये ध्यान में आया होगा पानी की कीमत क्या है, और मैं थोड़ी सी अपनी बात से यहाँ से वापस शुरुआत करते हैं कि इसका समाधान क्या है। तो आप देखिए कि अगर इंसान को जिंदा रहना है तो 3 चीज़ों की मूल आवश्यकता होती है, उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता है। खाने को अन्न, पीने को पानी, सांस लेने के लिए हवा। और ये तीनों प्रकृति से मिलती है। कोई ये कहे किसी को 50 लाख रुपए देकर एक बूंद पानी बनाने के लिए बता दिया जाए, वो नहीं बना सकता। दिल्ली का एक अरबपति एक हॉस्पिटल के सामने कोरोना में केवल इसलिए तड़प तड़प कर मर गया कि उसको एक सिलेंडर नहीं मिला। उसने कहा मेरी जिंदगी की जितनी कमाई है आप ले लीजिए। क्या पैसे से ऑक्सीजन मिल सकती है? पैसे से प्रकृति का संरक्षण हो सकता है? तो प्रकृति बना नहीं सकते। और इसलिए हमको ये विचार करना पड़ेगा कि जो पर्यावरण के बारे में हम बात करते हैं वो पर्यावरण का काम यानी मेरे लिए नहीं है, मेरे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। मेरे लिए नहीं है, मेरे देश के लिए है। मेरे देश के लिए भी नहीं है, पूरी मानवता के लिए है। और मानवता को भी छोड़ दिया जाए तो इस पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि के एक एक जीव के लिए है। और इसलिए जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो कृपया इस विश्वास के साथ में करना चाहिए कि अगर मैं मनुष्य हूं तो मनुष्य होने के नाते इसका सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है कि क्या मैं इस पंक्ति को याद कर सकता हूं, क्या देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमको क्या देता है? तो सब कुछ तो देता ही है, लेकिन ये प्रकृति भी देता है। और इसलिए हमने इसको मां माना है, प्रकृति को मां माना है, धरती को मां माना है। इसीलिए तो माता भूमि पुत्रो अहम की बात करते हैं। लेकिन इस देश में ऐसे भी उदाहरण हुए हैं कि राजस्थान के एक छोटे से गांव जोधपुर के पास खेजड़ली के एक अनपढ़ महिला, ज्यादा उम्र भी नहीं होगी, घर में खाना बना रही है। पेड़ काटने के लिए सैनिक आ जाते हैं, घर से बाहर आती है। पेड़ को बचाने के लिए खुद नहीं, खुद की 3 बेटियां, अपना पति और गांव के 363 लोगों की गर्दन कटवा देती है, लेकिन पेड़ नहीं कटने देती है। क्या पेड़ के प्रति इस प्रकार की बात हो सकती है? विश्व के अंदर ऐसा कोई, इतिहास के अंदर ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि केवल पेड़ को बचाने के लिए एक गांव के 363 लोगों ने बलिदान किया हो। क्या मिला और किसने सिखाया? क्या कोई वो किसी शाखा में जाते थे? क्या किसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने एनवायरनमेंट की पढ़ाई की थी? एक अनपढ़ गांव की मां को ये बताने वाला उनका एक सामान्य गुरु, जिसने एक छोटी सी बात कह दी कि सिर साठे रूख बचे तो भी सस्तो जान। अगर सिर कटने के बाद भी एक पेड़ बच जाता है तो भी सस्ता है। ये कहने की ऋचाएं हमारी धर्म संस्कृति में
पढ़ने वाली, उसको जानने वाली की अनपढ़ माँ अपना बलिदान दे देती है। और आज हम सब पढ़े लिखे समझदार क्या कर रहे हैं कि हमारी एक एक कृति पर्यावरण को प्रदूषित करके, पर्यावरण नहीं, आप सोच लीजिए समाज को, इसको करने के लिए किस प्रकार की गति से चल रहे हैं। मैं अभी कुछ उदाहरण दूंगा, लेकिन उस उदाहरण देने के पहले एक छोटी सी बात कि एक छोटी बच्ची थी 12 साल की। एपीजे अब्दुल कलाम अपने स्टेज से उतरते हैं भाषण देने के बाद, बच्चे उनको घेरी लेते थे। ये बच्ची उनके पास जाती है और पूछती है, सर मुझे देशभक्ति करना है, व्हाट कैन आई डू? मुझे देशभक्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये एपीजे अब्दुल कलाम से एक अबोध छोटी सी बालिका बोल रही है। एपीजे अब्दुल कलाम प्यार से उसको कहते हैं, बेटी तुझे देशभक्ति करना है तो 2 पेड़ लगाओ। क्या 2 पेड़ लगाना देशभक्ति है? क्या 2 पेड़ लगाने से देशभक्ति कैसे हो सकती है? अगर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा विचारक दार्शनिक व्यक्ति इसको कहता है तो हमें समझना पड़ेगा कि जहां हमारे शास्त्रों की बात आती है वहां आज एपीजे अब्दुल कलाम जैसा वैज्ञानिक व्यक्ति भी ये कह रहा है क्या 2 पेड़ों की विचार करना पड़ेगा। वो 2 पेड़ नहीं है, वो आगे आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए एक इंश्योरेंस है। और 7 पीढ़ी ही नहीं मानव की, तो हजारों लाखों पक्षियों का बसेरा है। आज हम बेदर्दी के साथ पेड़ काट रहे हैं। कौन काट रहा है? कोई बाहर से थोड़ी आ रहा है, भगवान थोड़ी काट रहा है। लेकिन जब पेड़ काटते हैं अपना घर बनाने के लिए तो कितने पक्षियों के घर उजाड़ देते हैं। और हम कहते हैं आजकल गौरैया नहीं दिखाई दे रही। गौरैया कहाँ दिखाई देगी? अपना घर बनाने के लिए उनके घर को उजाड़ देते हैं। और जब हाथी गांव में घुसने लगता है तो कहते हैं हाथी हमारे गांव में आ गया। हाथी आपके गांव में आया है, उसके गांव में ही आया है, आपने उसके घर में अपना घर बना लिया। इसलिए हमको विचार करना पड़ेगा कि जहां पर जीव को भी जगत में अपना माना, यानी आत्मवत सर्वभूतेषु को माना, इस ज्ञान को लेकर आज के वर्तमान में हमको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए मैं आपको अभी बताता हूं। नहीं तो हमारे आदरणीय संगठन मंत्री जी कहेंगे कि बुलाया किस लिए था, भाषण के लिए नहीं बुलाया था। कुछ हमको जो ग्राहक पंचायत के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को करना है, वो करणीय बात क्या है, ये मैंने अब तक की बात केवल इसलिए बताई कि ये करना क्यों आवश्यक है, खुद के लिए नहीं, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। और इसलिए वो क्या है वो मैं बताता हूं कि क्या हम 3 बातें कर सकते हैं। हम सब कार्य करता है, 3 बातें हमको करना है, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड पब्लिक। पर्सनल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं और पब्लिक लेवल पर क्या कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसका आज हमको चर्चा करनी है कि मैं पर्सनल लेवल पर मैं और मेरे घर में क्या कर सकता हूं, मैं और मेरे प्रोफेशन में कार्यस्थल, माना कोई हमारी माता बहन है तो उनका कार्यस्थल उनकी रसोई है। अगर कोई बाहर नहीं जाते कहेंगे मैं क्या करूं, तो रसोई। अगर स्कूल में बच्चा जाता है तो उसका स्कूल हो जाएगा। तो मैं, मेरा कार्यस्थल, और तीसरा है मैं और मेरा समाज, मेरी अड़ोस पड़ोस, मेरी सोसाइटी, मेरा गांव, मेरा मोहल्ला। इसलिए ये 3P आता है, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड पब्लिक लेवल पर मेरी क्या भूमिका हो सकती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मैं, मेरा घर, मैं, मेरा प्रोफेशन, मैं, मेरा मोहल्ला। इन तीनों में यदि इस मैं को हमने सेंसिटाइज कर दिया, इस मैं को ठीक कर दिया, तो हम ठीक दिशा में चले जाएंगे। यानी यही है व्यक्ति का मानस परिवर्तन। और इस मानस परिवर्तन के लिए 3 बात करनी पड़ेंगी। पहला है हमको पर्यावरण के प्रति एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, एक दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा कि ये पानी नहीं है, जल ही जीवन है। जो हमारे शास्त्रों में कहा जाता था, उसका पूजा जाता था, हर चीज संकल्प के साथ लेते थे। बाकी महत्व की बात छोड़ दीजिए। इसलिए एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। और ये दृष्टिकोण जब बदल जाता है तब हम पेड़ की पूजा करने लगते हैं, प्रकृति को अपना मानने लगते हैं, उसमें भी आत्मा दिखाई देने लगती है, भगवान दिखाई देने लगता है। यह है एटीट्यूड का बदलने का। अब दूसरी बात है एम्पैथी। क्या उसके प्रति हमारी आत्मीयता है?
एक छोटा सा पौधा घर में निकालते हैं, अभी मैं बताऊंगा, क्या वो अपने उसमें अपना बच्चा दिखाई देता है क्या? वो बच्चे की तरह इतना अपनापन हो, अरे उसको सूख रहा है, क्या बात है, उसको धूप लग गई क्या, उसको छाया लग गई क्या, ये जब अपनापन प्रकृति के प्रति आएगा तब बात बनेगी। और तीसरा है, ये दो बातें आने के बाद सहज रूप से हमारे व्यवहार में परिवर्तन, जिसको जीवन शैली में परिवर्तन लाने की बात है। और इसे वर्तमान में किन्हीं भी कारणों से, उसको हमको बहुत ज़्यादा मीमांसा करने की आवश्यकता नहीं कि ये होने से वो हो गया, नहीं, आज जो वर्तमान में है उसके हिसाब से अपने जीवन शैली में कैसे परिवर्तन करना, ये तीन बातें हमको करनी पड़ेंगी मैं के लेवल पर। लेकिन इसके समाधान के लिए फिर तीन बात करनी पड़ेगी, जिसको बहुत सारे लोग जानते होंगे, एएमसी करनी पड़ेगी। ये एएमसी क्या होती है पता है क्या? एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, एएमसी। एनवायरमेंट के लिए भी हमको एएमसी करनी पड़ेगी। और हमारी एएमसी क्या है वो समझना है। वो पहला है ए यानी अवॉइड, जो पर्यावरण पूरक नहीं है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला है, उसको अवॉइड करेंगे, पहली बात। और मुझे याद आता है कि हमारे नागपुर में अपनी एक कार्यकर्ता थी, उनकी शादी थी, उसने कहा मेरी शादी को मैं पूर्ण हरित शादी बनाना चाहती हूँ, और इसलिए उसने कोई प्लास्टिक, एक एक चीज़ की उसने 2 महीने पहले से तैयारी की। क्या हम पर्यावरण पूरक जीवन शैली में ये ए यानी अवॉइड करने की बात आ सकती है? क्या हाँ ठीक है, हम उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो दूसरा है मिनिमाइज, क्या हमको उसको न्यूनतम कर सकते हैं क्या? वो अभी आएगी, मैं जब इसका समाधान और अपनी भूमिका में लेने वाला हूँ, तो हम क्या उसको मिनिमाइज न्यूनतम कर सकते हैं क्या? और तीसरी बात है सी यानी क्रिएट, क्या हम उसको क्रिएट कर सकते? प्रकृति को तो क्रिएट किया नहीं जा सकता, लेकिन उससे हम उसका रिसाइकिल अपसाइकिल कर सकते हैं क्या? अब रिसाइकिल अपसाइकिल क्या है? हमारे कचरे का हम खाद बना देंगे तो क्रिएट हो गया, उसको बजाय गंदगी बनने के हमने उसका खाद बनाकर उससे कंचन बना लिया। तो ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं क्या? इसलिए एएमसी करनी पड़ेगी। और ये करने के लिए हमको व्यक्तिगत रूप से अब क्या करना है, वो बात मैं जरा आपको गंभीरता से बताना चाहता हूँ। और कृपया वो बात जब हम करेंगे तो वो हमारा संकल्प होगा, कृपया अपना हाथ उठाकर आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसकी 4 शर्तें। और शर्त बड़ी मजेदार है कि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो उसको बोलेंगे हरित घर। हरित घर, और हरित का मतलब हमारा नैरेटिव है पंच महाभूत युक्त मेरा घर। और पंच महाभूत का मतलब, हरित का मतलब है होलिस्टिक एक्शन। उनको पुनर्स्थापित करने के लिए हमारी जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं उनको पुनर्स्थापित करना, रिवाइटलाइजेशन। तो होलिस्टिक एक्शन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये हरित का मतलब है। केवल हरित का मतलब हरा हरा नहीं है। उसके लिए मैं मेरे घर को 5 स्टार पंच महाभूत युक्त कैसे बना सकता हूं, मैं जो अभी आपको बताऊंगा। और अच्छी बात क्या है कि पर्यावरण गतिविधि को 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, अगले वर्ष 5वां वर्ष, आपका तो 50 वर्ष है। हम तो आपके सामने शिशु हैं, तो हम तो शिशु हैं अभी, शिशु अवस्था में, लेकिन हम 5वें वर्ष में एक छोटा सा अभियान चला रहे हैं कि हम अपने हरित घर पूरे देश में कितने बन सकते हैं। वो उसको 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार मैं आपको बताता हूँ। उसको छांटकर अगले वर्ष परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के सामने सम्मानित किया जाएगा कि ये हरित घर है। इसलिए आप सब लोग अभी से तैयारी कर लो। आपको पेपर लीक हुआ है क्योंकि अभी तक कहीं बताया नहीं है, तो ग्राम पंचायत वालों को बताया है तो अच्छा होगा। तो वो क्या है, तो मैं कुछ बातें बताता हूँ और वो हमको प्रत्यक्ष प्रत्येक जीवन में करना है। उसकी 4 शर्त मैं जो बता रहा था, पहली बात उसमें शर्त यह है कि जब हम ये पर्यावरण युक्त घर या अपनी जो मैं बात बताऊंगा, उसके लिए पहली बात है कि आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। चलेगा? हाँ बोलो। अरे 0 बजट। दूसरी बात, इसमें टाइम भी नहीं लगाना है। चलेगा? हाँ भरते जाओ, क्योंकि करना है। तीसरी बात, घर के बाहर नहीं जाना।
चलेगा क्या? इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? चौथी बात, अपने जीवन शैली में उसको नित्य करने की बात है। ये मजेदारी वाली बात है। और नित्य करेंगे लेकिन समय भी नहीं लगेगा, पैसा भी नहीं लगेगा, घर के बाहर भी नहीं जाएंगे। बोलो इतना सस्ता सौदा हो सकता है पर्यावरण को बचाने का, लेकिन इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा इसकी मैं कल्पना आपको देना चाहता हूं। तो मैं वो 1 2 3 4 चीजें 5 चीजें आपको बताता हूं। पहली बात, क्या आप अपने घर में स्विच ऑफ द लाइट कर सकते हैं क्या? कितना समय खर्च होगा? जो अनावश्यक बिजली जलती है, जो मैंने 30% कहा था, जब घर में करेंगे तो वापस तो हो ही जाएगा। लेकिन आप कल्पना करिए कि एक घर में यदि हमने स्विच ऑफ लाइट किया, जो अनावश्यक जल रही है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, ये अपनी भी आदत सामने वाले की आदत डालेंगे तो हमने 3500 मैट्रिक टन कोयला 50,000 साल बचा लिए। क्या इसमें पैसा लगा? उल्टी पैसा बचा, क्योंकि आपका बिजली का बिल कम आएगा। और वो उसमें है, जब हम आगे जब प्रतियोगिता बनने वाली है हरित घर की, उस हरित घर में आपका बिजली का बिल कितना कम आया, तो वो तो और भी अच्छा। ये तो ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा फायदे का सौदा है, बोलो है ना? तो पहली बात, अपने घर में स्विच ऑफ द लाइट ये हम कर सकते हैं क्या? तो मैं सोचता हूं कि ये हम सबको अपने स्वभाव में डालना, नीचे तक भी डालेंगे। नंबर 2, क्या हम अपने घर में केमिकल फ्री तो नहीं, लेकिन केमिकल को मिनिमाइज करने के लिए कोई 1 2 बात कर सकते हैं क्या? देखिए बहुत अच्छी बात क्या है, अपने भारतीय संस्कृति में कैसी कैसी बातें थी। मेरे को भी थोड़े दिन पहले पता चला कि हमारी माताएं बहना 7 दिन में 1 दिन अपना सिर नहीं धोती हैं, ऐसा मुझे पता चला। कौन से बार को नहीं धोती हैं? वो पूरे देश में शायद एक ही है, पता नहीं क्या चक्कर है, गुरुवार ना, गुरुवार क्यों नहीं धोती हैं जी? क्या कोई विशेष चक्कर है क्या? लेकिन आप सोच लीजिए, ये सब पर्यावरण से जुड़ी हुई हमारी दैनिक संस्कृति में। और पुरुष अपनी दाढ़ी कब नहीं बनाते हैं? ये कौन सी कहानी है जी? कौन से संविधान में लिखा हुआ है? कौन सी धारा में एक्ट बना हुआ है? मेरे को बता दीजिए। लेकिन यही है कि क्या हम केमिकल फ्री अपनी लाइफ स्टाइल को बनाने के लिए अपने दैनिक जीवन में ये 15 से 20 प्रकार के जो केमिकल यूज होते हैं, इसकी कल्पना करिए कि एक व्यक्ति अपने देश का 1 ग्राम केमिकल भी रोज निकालता है, और वो अगर पानी में मिलकर हमारे पानी और जमीन में जाता है, वो जहर होता है। और 1 ग्राम केमिकल यदि 100 करोड़ लोग इस देश के केमिकल निकालते होंगे, आप कल्पना करो 10,000 मैट्रिक टन पर डे का केमिकल इस भारत माता की जय बोलने वाले उसको जहर देते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। ये कौन सी भारत माता की जय है कि जिसका पुत्र उसको रोज जहर देता हो? क्या हम ये विचार कर सकते हैं क्या कि मेरे घर में, अरे कुछ नहीं कर सकते तो एक काम तो कर ही सकते हैं कि वो जो डिटर्जेंट साबुन है उसकी जगह क्या ऑयल सोप साबुन ला सकते हैं क्या? अब इतनी छोटी सी बात में आप ऑयल सोप के पैसे भी कम लगेंगे, नंबर 1। उससे जो कपड़े साफ करेंगे उसमें 1/3 पानी खर्च होगा। जब 1/3 पानी खर्च होगा तो 1/3 बिजली खर्च होगी, 1/3 बिजली खर्च होगी तो 1/3 कोयला खर्च कम होगा, और कोयला खर्च कम होगा तो 50,000 साल बच जाएंगे। का मतलब इतना कार्बन फुटप्रिंट आपने बचा लिया कि क्या हम कोई एक छोटे से काम से कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं मतलब समाज को बचाने के लिए। तो क्या एक ऑयल शॉप ला सकते हैं क्या? या हम जो शैम्पू साबुन ये वो लेते हैं, आजकल आगे आने वाले दिनों में हम सब आपको बताने भी वाले हैं, हर घर में बायो एंजाइम बना सकते हैं क्या? फ्री में बनता है, अपने जो फल फ्रूट्स होते हैं उनके छिलकों से बनता है, घर में ही बनता है, 90 दिन में अपने आप तैयार होता है। और आश्चर्य की बात यह है कि जब वो बायो एंजाइम से हम बर्तन धोएंगे, हाथ धोएंगे, हमारी बम्बई में तो एक बहन जी हैं, 7 वर्ष से एक भी केमिकल उन्होंने अपने घर में नहीं लाया, एक भी। मैंने कहा ऐसे कैसे? नहाने में? अरे नहाने में मैं, और वो तो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, एक शैम्पू है, एक बॉडी क्या बोलते हैं बॉडी लोशन, कितना इफेक्टिव है। पहले तो मुझे लगा कि फालतू का चक्कर है, लेकिन मैंने यूज़ किया, जब पिछले 15 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, तो वो बहन जी ये कहती है मैं तो कपड़े भी इससे धोती हूँ, फर्श बर्तन वगैरह वगैरह ये तो सब। मैंने कहा ऐसे कैसे होता है, कपड़े कैसे धो लोगे? अरे मैं इसके साथ फ्यूजन कर देती हूँ,
बायो एंजाइम के साथ फ्यूजन करती है वो। मैंने कहा यह कौन सा फ्यूजन आ गया भाई, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, एक अनपढ़ माँ भी घर में ये सब चीज़ें बना सकती है। ये बायो एंजाइम का केवल यहाँ तक उपयोग नहीं है कि आपका साबुन केमिकल इतने सारे पैसे बचा दिए, लेकिन जब ये पानी में मिलकर हमारे एसटीपी प्लांट वगैरह में जाएगा, आपका वो पानी शुद्ध हो जाएगा, घर घर में एसटीपी प्लांट लग जाएगा, यानी ये बायो एंजाइम है। और इसलिए आगे आने वाले दिनों में क्या हम अपने घर को केमिकल फ्री तो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं क्या? और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मेरा एक निवेदन है कि किसी हनुमान जी और जिसको भी मानो, गणेश जी को, उस दिन आप साबुन मत लगाओ भाई। अगर एक दिन साबुन नहीं लगाया तो 10,000 मैट्रिक टन आपने केमिकल बचा लिया, तो हम प्रकृति की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। ये हमारे व्यवहार में लाना, इसका कोई कानून नहीं बन सकता, ध्यान रखिए। तो क्या हम केमिकल फ्री कह सकते हैं, केमिकल कम करने की बात है, मुक्त अपने घर को ले जा सकते हैं क्या, अपनी लाइफ स्टाइल को ले जा सकते हैं? ये दूसरी बात है। तीसरी बात, अब मैं भूत पर आता हूँ। भूत नहीं देखा ना, वो भूत है सिंगल यूज पॉलीथीन। अगर इस सिंगल यूज पॉलीथीन को आपने घर में रखकर उसको बोतल में भरकर इको ब्रिक्स बना दिया, तो आप स्वर्ग में जाने का टिकट पक्का कर लोगे। और अगर उस पॉलीथीन या वो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको आपने घर के बाहर जमीन पर जाने दिया, तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। आप कहोगे कैसी कैसी बातें कर रहे हो जी, हमको नरक में भेजने के लिए? नो, पक्का है। देखिए, जो हमारी सिंगल यूज पॉलीथीन है या वो छोटे छोटे टुकड़े, मैं आपको बता दूं कि वो जो छोटा टुकड़ा होता है उसके बारे में हम सब जानते होंगे। ये छोटे छोटे पाउच होते हैं। इस छोटे पाउच को भी वैसे कौन उठाएगा, हमारे टॉफी के रैपर, लेकिन इसका ये छोटा सा ये जो टुकड़ा है जिसको हम ऐसे काटते हैं, ये छोटे टुकड़े इस देश के अंदर प्रतिदिन 1 लाख मैट्रिक टन जमीन पर जाते हैं। 1 लाख मैट्रिक टन इस धरती को रोज हम क्या देते हैं? जहर, जो इसको बंजर बना रहा होता है। जैसे ही हमारे घर के बाहर ये चीज गई, आपने जमीन की हत्या कर दी। खाता कौन है? जानवर। जानवर की हत्या हो गई, बहकर कहाँ जाता है? पानी में। पानी की हत्या कर दी और पानी के जानवरों की हत्या कर दी। आप सोचिए, ये सिंगल यूज भूत यदि आपके घर से बाहर जाता है और वो अगर 5 हत्याएं करता हो, तो आप स्वर्ग में जाओगे कि नरक में? बोलो। अरे कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ही। और अपने ऐसे कौन कौन से घर हैं जिनमें से ये घर के बाहर जाता है? जिनके जाता है हाथ उठाओ। मैं सो गए इसलिए हाथ उठवा रहा हूँ। सबके घर से जाता है। देखो, जिन्होंने नहीं उठाया है वो गड़बड़ है मामला, वहाँ पर भी उठता है। हाँ, तो वो है। अब आप ये कुछ तो नरक के चक्कर में ही हाथ नहीं उठा रहे होंगे कि नहीं, ये तो गड़बड़ मामला है। लेकिन अगर अपने घर के बाहर जाता है तो हम कहाँ जाएंगे, ये रास्ता आप अपने आप चुन लीजिए। कृपया उसको उस बोतल में बंद करके जानवर को बचा लीजिए, जंगल को बचा लीजिए, जमीन को बचा लीजिए, जल को बचा लीजिए। और वो माइक्रो प्लास्टिक घूम के हमारे अंदर ही आते हैं। वो और ख़तरनाक बात है, उसको नहीं बताना कि वो रोज़ हमारे शरीर में कितने लाख माइक्रो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स रोज़ हम ले रहे हैं। बहुत गड़बड़ हो रहा है, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य को भी गड़बड़ कर रहा है। हमें क्या करना? बस इसलिए हमको विचार करना है। ये चौथी बात हो गई, ठीक है ना। अब आगे की बात, क्योंकि करणीय बात में ही समय कम लगता है। तो केमिकल फ्री हो गया, मैं बाद में पूछने वाला हूँ। और अब घर की बात आई कि घर में ऑक्सीजन इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये कहाँ से लाओगे ऑक्सीजन? बाहर तो पेड़ है नहीं। और इसलिए अभी एक अभियान दिया गया, क्या हम अपने घर में 10 बीजों का बीजारोपण कर सकते हैं क्या? तो 10 बीजों का बीजारोपण करना। आप कहोगे कहाँ करें? तो आजकल तो जो अपनी खिड़की है ना उसमें भी हो जाता, किसी को चाहिए तो देख लेना। लेकिन 10 बीज कितना जगह लेंगे? आप सोचिए कि अपने घर में 10 बीजों का बीजारोपण करके 1 साल तक उसको बड़ा किया, यानी अपने बच्चों को बड़ा किया। नर्सरी के बच्चों पर नहीं, घर की नर्सरी घर में होना, और 1 साल तक उनको पाल पोस कर बड़ा करना। और पाल पोस कर बड़ा करने के बाद अगले वर्ष प्रकृति वंदन पर उसको गाजे बाजे के साथ, जहाँ पर वृक्षारोपण करते हैं पूरा समाज, बाकायदा बैंड बाजे और उत्सव के साथ वृक्षारोपण का। ये वृक्ष नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं, ये मेरे पिताजी के नाम का, ये दादाजी के नाम का, ये मेरे बेटी के नाम का है। जब समाज में पेड़ के प्रति इस प्रकार का रिलेशनशिप हमको लाना होगा, तो क्या हम ये कर सकते हैं?
और इसलिए ये जो 5-6 बात मैंने बताई, पहली बात, क्या हम स्विच ऑफ द लाइट कर सकते हैं क्या? हाँ बोल दो, हाँ, क्योंकि करना है, नहीं तो आपके संगठन मंत्री जी मुझे कहेंगे आप फालतू में ही आए, तो ये पक्का कर लीजिए। दूसरी बात, क्या हम अपने घर में केमिकल फ्री बनने की, मतलब कम करने की बात कर सकते हैं क्या? बहुत अच्छा। तीसरी बात, क्या हम अपने घर में इको ब्रिक्स यानी नरक में जाने की जगह स्वर्ग का टिकट, ये इको ब्रिक्स बनाकर अपने पॉलीथीन को घर के बाहर भेजना बंद कर सकते हैं क्या? और अंत में, क्या अपने घर में हम 10 बीजों का बीजारोपण करके घर की नर्सरी घर में बनाने का प्रयास कर सकते हैं क्या? अब ये 5 बातों में मुझे बताइए आपके कितने पैसे खर्च हुए, 5 बातों में कितना समय खर्च हुआ, 5 बातों में आपको घर के बाहर जाना पड़ा क्या? ये सब बातें अपने घर में करते हुए समाज में ले जाने की योजना, और अगर घर में हो गया तो समाज में भी आप लाइट बंद करने लग जाओगे। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। और केवल अंतिम एक छोटी सी बात, कहानी बताकर मेरी बात पूरी करता हूँ कि हम ये केवल छोटा मोटा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मानसिकता को ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक पैसे वाले करोड़पति अरबपति सेठ जी थे, और वो सेठ जी को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आने के बाद वो अस्पताल में भर्ती हो गए, आईसीयू में भर्ती हो गए, ऑक्सीजन लग गई, दवाई लग गई। 7 दिन बाद सेठ जी ठीक होकर जब वापस जाने लगते हैं तो सेठ जी के सामने डॉक्टर 50,000 रुपए का बिल देता है। 50,000 रुपए का बिल देख कर सेठ जी रोने लग जाते हैं। भगवान ने खूब पैसा दिया, लेकिन रोने लग गए कि ये क्या 50,000 रुपए। डॉक्टर कहने लगे कि सेठ जी कैसी बात कर दी आपने, अरे भगवान का शुक्र मनाओ, 50,000 रुपये आपके यहाँ एक कोने में पड़े रहते हैं, जान बच गई, भगवान को शुक्र बचाओ। सेठ जी जो कहते हैं, सब लोग आप ध्यान कर लेना कहीं हम उस कैटेगरी में ना आ जाएं। सेठ जी कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं आपके 50,000 रुपये के लिए नहीं रो रहा, मेरे को रोना इस बात के लिए आ रहा है कि आपने 7 दिन मेरे को दवाई दी और थोड़ी बहुत ऑक्सीजन दी और मेरे से 50,000 रुपये ले लिए। मैं जिस दिन से पैदा हुआ हूँ, आज 60 वर्ष हो गए मुझे, जिस दिन से पैदा हुआ आज तक 24/7 मैं लगातार सांस ले रहा हूँ, ऑक्सीजन ले रहा हूँ इस प्रकृति से। आज तक मैंने इसके लिए एक भी पैसा, क्या एक कुछ नहीं दिया। मेरे को रोना इस बात के लिए आए, मैं इसको कैसे चुकाऊंगा, आपका तो मैं चुका दूंगा। क्या कृपया ध्यान रखें, कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि जो प्रकृति हमको हर श्वास जीने के लिए देती हो, जो प्रकृति हर बाइट में अन्न खाने के लिए देती हो, पीने के लिए पानी देती हो, उस प्रकृति को हमने क्या दिया है? लेट मी नो, आप बताइए, कुछ चिंतन करिए कि कुछ दिया है। ये जो देने की बात है, ये देते हुए हमें विचार करना पड़ेगा कि हम कहीं उस पेड़ की उस दर्द को ना भूल जाएं कि जो पेड़ हमको सब कुछ देता है, वो उसके दर्द को, उसके समर्पण को भी सुनिए कि जब तलक जिंदा रहेगा पेड़, जब तलक जिंदा रहेगा आसियाँ दे जाएगा। पेड़ हमको छाया देता है, पेड़ हमको खाद देता है, पेड़ हमको पत्तियां देता है, पानी देता है, आर्द्रता देता है, चिड़ियों को बहुत 38 प्रकार की चीजें देता है एक पेड़। तो जब तलक जिंदा रहेगा आसियाँ दे जाएगा, कत्ल होगा पेड़ तो लकड़ियां दे जाएगा। अपने अंतिम मरते समय भी वो 2 कुंटल 5 कुंटल लकड़ी के लिए 2 पेड़ चाहिए। अगला, उम्र भर देता रहेगा श्वास अपनी श्वास से। पेड़ जब से लगाएंगे, और मैं आपको बता दूं वो जो छोटे छोटे पौधे हम घर में लगाने वाले हैं ना, उससे घर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बदल जाएगा, लोगों की मानसिकता बदल जाएगी, घर के क्लेश कम हो जाएंगे, अरे झगड़े भी कम हो जाएंगे, और तो और अस्थमा ठीक हो जाता है। दिल्ली के सह प्रांत कार्यवाह ने अपने घर में ऐसे 150 पेड़ लगा दिए, और उन्होंने, मैं एक दिन गया, उन्होंने बताया कि भाई साहब मेरा उदाहरण पूरे देश में दो आप। मुझे इतना एक्यूट वो था, क्या बोलते हैं, अस्थमा था कि मैं परेशान था, मैं सब दवाइयाँ स्टेरॉइड लेकर मैं परेशान हो गया। मैंने जब से ये 1.5 साल से, मेरी पत्नी को कुछ ज़्यादा ही था, मैं कहता तू क्या फालतू के काम में लगी है, लेकिन उन्होंने ऊपर तो लगाया ही, अरे हर जगह उन्होंने छोटे छोटे पेड़ लगा दिए। कहा 2 साल 1.5 साल से मेरा
अस्थमा ठीक हो गया, आप इसका उदाहरण दीजिए कि ये हो सकता है, कृपया हम भी घर में करेंगे तो ये क्लेश भी कम होगा और ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाएगा फ्री फंड में। कृपया, तो इसलिए उस पेड़ के बारे में है कि उम्र भर देता रहेगा श्वास अपनी श्वास से, फिर हमारे घर की चौखट और खिड़कियां दे जाएगा। पेड़ के बारे में समझ लें। और समर्पण का अंतिम मैं बता देता हूं कि जब नदी के दो किनारे बाढ़ में बह जाएंगे, जब नदी के दो किनारे बाढ़ में बह जाएंगे, तब तुम्हें मंजिल की खातिर किश्तियां दे जाएगा। ये है वो पेड़। क्या हमने कभी आज तक इस पेड़ के दर्द को माना? इसलिए शायद एपीजे अब्दुल कलाम ने, शायद हमारे ऋषि महर्षियों ने पेड़ को पूज कर उसके प्रति दृष्टिकोण को बदलने का काम किया। वर्तमान में आज अलग परिभाषा में, अलग बातचीत में हम लोग इसको कैसे जोड़कर अपने घर को 5 स्टार घर बना सकते हैं क्या? और 5 स्टार का मतलब क्या है? 1 स्टार का मतलब यदि आपने अपने घर के पानी को 0 वाटर डिस्चार्ज कर दिया, 1 स्टार मिल जाएगा। मतलब जितने भी प्रकार का पानी है, चाहे वो रेन वाटर आएगा, तो हमारे जितने भी प्रकार का पानी है उसका हमने रिसाइकिल रीयूज कर दिया तो आपके घर को 1 स्टार मिलेगा। यदि आपके घर से 0 कचरा घर के बाहर जाने लग गया भाई, और मैं आपको जानकारी के लिए ऐसे ऐसे हैं जो 20-20 साल से जिनके घर का कचरा बाहर गया ही नहीं, रद्दी तो बेच देते हैं, कबाड़ ले ही जाते हैं, बाकी कचरे का उन्होंने ऐसे प्रबंधन किया। किसी को चाहिए तो हमें अपना ऐसा घर बनाना है, हमसे सुझाव ले लीजिएगा, तो वो घर को दूसरा स्टार मिल जाएगा। जहां पर ऑक्सीजन लेवल बढ़िया हो जाएगी, ऐसे घर का नर्सरी घर में लेकर हो जाएगा, वो तीसरा हो जाएगा। ऐसे 5 तत्वों के आधार पर पंच महाभूत युक्त अपने घर, उसके लिए इको मित्रम ऐप पर एक इस प्रकार का है, हम अपने घर का क्या क्या करते हैं वो यदि उसमें डाला तो आपको तुरंत सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप अभी ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट पे हैं, या आपको स्वर्ण सर्टिफिकेट मिल गया, या डायमंड मिल गया, यानी आपने सब चीज़ों को अपने घर में जोड़ना शुरू कर दिया। तो हम ऐसा करते हुए अपने व्यवहार से समाज, जीवन शैली और इसमें ही नहीं तो पूरे विश्व में परिवर्तन लाने का एक छोटा सा प्रयास ये है पर्यावरण। इस माध्यम से हम घर में जा सकते हैं, छोटे बच्चों के पास जा सकते हैं, किसी भी संप्रदाय और किसी भी उसके पास हम इस विषय को लेके जा सकते हैं। इतना ही कह के मेरी बात मैं पूरी करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की।